जय भारत दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो या उसे सुधारना चाहते हो तो मेरा ये चैनल और इस पे के वीडियोस बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले बेल पे भी क्लिक कर देना। दोस्तों, आप यूट्यूब से कोई ग्रामर का टॉपिक सीखना चाहते हो तो यूट्यूब सर्च बॉक्स में उस टॉपिक के साथ आप मनोज हिवाड़े ऐसा टाइप करते हो तो अपने चैनल से उस टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर होता है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन या सेक्शन फर्स्ट होता है वो क्या होता है, उसमें कौन से टाइप के सब क्वेश्चन आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट की हम बात करें तो उसमें हमें क्वेश्चन फर्स्ट ए, जिसमें भी A1 A2 ऐसे दो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं सब क्वेश्चंस, और एक बी ऐसा भी एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। सभी की इंस्ट्रक्शन होती है डू एज डायरेक्टेड। तो दोस्तों, ये जो पूरा क्वेश्चन है ये वोकैबुलरी एंड ग्रामर इन दो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अब इनकी बात करें तो ये पूरे 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस होते हैं। आप इन्हें परफेक्टली सॉल्व करते हो तो आपको इसके पूरे मार्क्स मिलते हैं और पेपर चेक करने वाले पर भी एक अच्छा इंप्रेशन आप सेट कर सकते हो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट में जो A1 होता है, जिसकी हेडिंग होती है डू एज डायरेक्टेड, ब्रैकेट में होता है AD4 और आगे दिए होते हैं मार्क्स 4 मार्क्स। तो इस हेडिंग के नीचे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो पूरे हम आज इस वीडियो के थ्रू देखने जा रहे हैं। सेक्शन फर्स्ट, लैंग्वेज स्टडी। क्वेश्चन फर्स्ट ए, तो क्वेश्चन है A1, डू एज डायरेक्टेड AD4, मतलब कोई 4 आपको सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 5 सब क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनमें से आपको कोई भी 4 सॉल्व करना होते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पूरे 5 सॉल्व करें क्योंकि इसे ज्यादा समय नहीं लगता और इसके लिए मार्क्स है 4। तो दोस्तों, क्वेश्चन 5 आएंगे, उनमें से आपको 4 मिनिमम सॉल्व करने हैं। पर इस टाइटल की बात करें, डू एज डायरेक्टेड, इस टाइटल की बात करें तो इस टाइटल से रिलेटेड सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस नहीं है। स्टडी में इसमें लगभग 10 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उनमें से कोई 5 दिए जाते हैं और कहा जाता है कि मिनिमम 4 सॉल्व करो। तो आज हम उन सभी क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपको ये पूरे क्वेश्चंस अच्छे से पता चल जाएंगे, इनमें आंसर कैसे लिखे जाते हैं ये भी आपको पता चलेगा और आपका एक भी मार्क बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एक एक से इस टाइटल के नीचे आने वाले क्वेश्चन। पहला है इसमें, राइट 2 कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन, मतलब आप अपने दिल से 2 कंपाउंड वर्ड्स, 2 संयुक्त शब्द लिखो। अब आप अपने मन से लिखो, मतलब कोई भी वर्ड्स हम बनाएंगे और लिख देंगे ऐसा नहीं चलेगा। हम जो वर्ड या एज ए कंपाउंड वर्ड लिखेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में का वर्ड होना चाहिए। तो ऐसी इंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है और उसका आंसर कैसे लिखा जाता है चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, टाइम एक वर्ड है और टेबल एक दूसरा वर्ड है। इन दोनों को हम जुड़ा देते हैं तो हमें एक नया वर्ड मिलता है, टाइम टेबल। देखिए, टाइम टेबल, दोनों अलग वर्ड्स को जुड़ाने से यहां पर एक नया वर्ड बनता है टाइम टेबल, जिसका मतलब आप सभी अच्छे से जानते हो। तो ये जो वर्ड है इसे कहा जाता है कंपाउंड वर्ड। और एक वर्ड देखते हैं ऐसा ही, होम एक वर्ड है और वर्क दूसरा वर्ड है, दोनों को जुड़ाने से बन गया होमवर्क। तो टाइम टेबल एंड होमवर्क ये 2 कंपाउंड वर्ड्स है। ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे कंपाउंड वर्ड्स है। आप ये 2 वर्ड्स लिखते हो तो आपको इसका एक बार बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ जो पहला क्वेश्चन है ये आपको बहुत आसान लगा होगा, इसका आंसर भी कैसा लिखा जाता है ये भी आप समझ चुके हैं। आप अपने दिल से इंग्लिश लैंग्वेज में के जो कंपाउंड वर्ड्स है उनमें से कोई भी तो लिख सकते हो। आपको याद नहीं आ रहे हैं, पता नहीं है, तो आप इन्हें ही याद रखो, यही आंसर आप वहां पर लिख दो, आपके मार्क्स बिल्कुल पक्के। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसमें का दूसरा क्वेश्चन। फाइंड एनी 2 हिडन वर्ड्स, मिनिमम 4 लेटर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। देखिए दोस्तों, यहाँ एक वर्ड दिया गया है, इसमें के जो लेटर्स है उन्हें यूज करके हमें इंग्लिश लैंग्वेज में के ही
दो हिडन वर्ड्स फाइंड करने, मतलब दो वर्ड्स के स्पेलिंग उसमें से फाइंड करने, और वो दो वर्ड जो है मिनिमम 4 लेटर के होने चाहिए, मतलब हर एक वर्ड जो है उसमें मिनिमम 4 लेटर्स होने चाहिए, ज्यादा आए तो भी चलेगा। अब इसमें एक बात यह है, जैसे यहाँ पर ओ हमें 2 बार देखने को मिल रहा है, तो हम किसी वर्ड में ओ 2 बार यूज कर सकते हैं, पर आर की बात करें तो इसमें आर एक ही बार है, तो हम किसी वर्ड में डबल आर यूज नहीं कर सकते, ये चीज याद रहे। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर कैसे बनेगा। ऑर्नामेंटेशन ये वर्ड है, इसमें के लेटर्स हमें यूज करने हैं। देखिए दोस्तों, यहां तक आप देखोगे तो एक वर्ड देखने को मिल रहा है हमें, ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट है ना, ज्वेलरी से रिलेटेड है, तो ये हम यहाँ पर आंसर में लिख देते हैं ऑर्नामेंट। ठीक है, ये पहला वर्ड हमने लिख दिया। अब हर बार आपको ऐसा ही कोई स्टार्टिंग में वर्ड मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, याद रहे आप इन लेटर्स को मतलब जंबल करके भी लिख सकते हो, मतलब कहीं से भी आप कोई भी एक लेटर इसमें से उठा सकते हो और ऐसे मिनिमम 4 जुड़ाकर एक वर्ड बना सकते हो। ऑर्नामेंट हमें लकीली पहले मिल गया। दूसरा एक देखते हैं, देखिए NATION, नेशन बनता है ना वर्ड, नेशन है ना। देखिए मैंने 2 वर्ड लिख दिए, ऑर्नामेंट और दूसरा लिखा है नेशन। यहां तक आप बात करोगे NAME, नेम, ये भी एक वर्ड है इंग्लिश में, है ना। उसके बाद आप देखोगे TAME, टेम, ये भी एक वर्ड है ना। तो ऐसे आप कोई भी 4 लेटर मिनिमम लेने हैं आपको और आंसर में ऐसे 2 वर्ड्स लिखने हैं। आशा करता हूं ये भी आप समझ रहे हैं, ये भी बिल्कुल आसान है ना। तीसरा, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव, ऐसे 3 मैंने यहाँ लिखे हैं। दोस्तों एग्जाम में इनमें से एक ही आपको देखने को मिलेगा, एक तो होगा कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन्स, या कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स, या कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव्स। यहाँ पर मैंने तीनों भी एक साथ लिखे हैं, आपको एग्जाम में कोई भी एक आएगा तो आप उसके अनुसार आंसर लिखना। तो इसमें बात यह है दोस्तों, जब हम नाउन्स की बात करते हैं तो हमें आंसर में पूरे नाउन ही लिखने हैं। अब जब हम पूरे नाउन्स आंसर में लिखेंगे तो उसमें भी एक कंडीशन है, हम प्रॉपर नाउन नहीं ले सकते, मतलब किसी लड़के का नाम, लड़की का नाम, कंट्री का नाम, रिलीजन का नाम, मंथ, डे, ऐसे जो प्रॉपर नाउन है, सिटीज, कंट्रीज, इनमें से कोई भी नाउन हम नहीं ले सकते। आंसर में हमें पूरे कॉमन नाउन ही लेने हैं। अब आंसर लिखने के लिए क्या कंडीशन होती है, एक नाउन हमें दिया जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिख के रखा है सॉन्ग, तो इसमें जो लास्ट लेटर है इस लेटर का यूज करके हमें एक नया नाउन लिखना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर है जी, ये लास्ट लेटर है, तो हम इससे स्टार्ट होने वाला एक नाउन लिखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा। जैसे सॉन्ग, जी, जी से कौन सा नाउन आपको याद आता है, जरा कोशिश कीजिए। जी, देखिए जी से बहुत सारे नाउन हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया गर्ल। अब ये हो गया पहला। अब ये जो हमने लिखा है इसका लास्ट लेटर क्या है, एल, इससे हमें एक नया नाउन लिखना है। जैसे मैं यहाँ से एल से लिख देता हूँ लैम्प। देखिए लैम्प भी एक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट हमें लिख रहा है यहाँ पर पी, अब हमें पी से भी एक नाउन लिखना है, जैसे मैं लिख देता हूँ पी से पेन। अब इस एन से भी हमें एक नाउन लिखना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ नेट। तो ऐसे हमें 4 नाउन, 4 नाउन इसी ऑर्डर में हमें लिखने हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ रहा है। दोस्तों आपको एक सजेस्ट करूंगा, A to Z 26 अल्फाबेट्स है, आप हर एक अल्फाबेट का एक नाउन याद रखते हो तो आपका ये मार्क बिल्कुल भी नहीं जाएगा। चलो दोस्तों देखते हैं आप वर्ब्स। जैसे हमने नाउन के लिए लिखा है वैसे ही हमें वर्ब के लिए भी लिखना है। जैसे यहाँ पर एक वर्ब दिया गया है ईट, इसमें का लास्ट लेटर है टी। अब टी से हमें वर्ब्स लिखने हैं। जैसे यहाँ पर टी से मैं लिख देता हूँ टीयर, यहाँ पर आ गया आर। अब आर से एक वर्ब लिख देता हूं मैं रीड। अब यहाँ पर आ गया डी, लास्ट लेटर डी है। डी से हम एक वर्ब लिख देते हैं जैसे डांस। अब यहाँ पर आ गया ई। अब हमें ई से और एक वर्ब लिख देना है, जैसे मैं लिख देता हूँ इरेज। हो गया आंसर, है ना आसान। इसके लिए भी आप A to Z जितने अल्फाबेट से सभी एक अल्फाबेट से लेटर से एक वर्ब अच्छे से याद कर लेना, ये भी मार्क का बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने अभी नाउन और वर्ब के लिए लिखा है वैसे ही अब हमें एडजेक्टिव के लिए लिखना है। यहाँ पर लास्ट लेटर है डी। अब हम डी से एक एडजेक्टिव लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे डी से मैं यहाँ एडजेक्टिव लिख देता हूँ डल।
तो लास्ट लेटर मिल गया हमें एल। एल से हमें एक एडजेक्टिव लिखना है यहाँ पर। जैसे मैं लिख देता हूँ लेजी। यहाँ पर मिल गया वाई। अब वाई से एक एडजेक्टिव हमें लिखना है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ यंग। और लास्ट लेटर है जी। से जी से मैं यहाँ एडजेक्टिव लिख दे रहा हूँ गुड। तो इस तरीके से ये भी आंसर बन गया है ना। ये भी आसान। याद रहे दोस्तों, इंस्ट्रक्शन में आपको एक तो नाउन मिलेगा या वर्ब या एडजेक्टिव, तीनों में से एक ही। आंसर लिखते समय हमने यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। और नाउन्स में स्पेशली प्रॉपर नाउन्स ऐड ना हो, और साथ ही में हमें ये भी देखना है नाउन वर्ब एडजेक्टिव की बात करें तो ये भी मिक्स ना हो। नाउन्स में पूरे नाउन्स आना, वर्ब की बात करें तो उसमें पूरे वर्ब्स आना, एडजेक्टिव की बात करें तो उसमें पूरे एडजेक्टिव्स आना। कुछ एक वर्ड्स ऐसे हैं जो एज अ वर्ब एज अ नाउन हमें देखने को मिलेंगे, जैसे डांस वर्ब भी है और नाउन भी है, तो ये यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। आशा करता हूँ ये भी आप समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले इंस्ट्रक्शन की तरफ। अरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें 4 वर्ड्स दिए जाते हैं और उन्हें हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या? जैसे हम A to Z अल्फाबेट सीखे है ना, ABCDE F, राइट? तो इनकी जो सीक्वेंस है ए से लेकर जेड तक की, इसे कहा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हमें जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें हमें देखना है और उनमें के फर्स्ट लेटर को हम पहले देखेंगे। जैसे यहाँ पर है बी, यहाँ पर है ए और यहाँ पर है सी। अब हमें क्या करना है कि ए से कोई वर्ड यहाँ पर हमें दिख रहा है क्या, वो वर्ड हमें दिखता है तो हम पहले लिखेंगे। उसके बाद बी से आता है तो बी वाला लिखेंगे। फिर सी होता है ना, तो फिर सी से कोई वर्ड है तो वो लिखेंगे। ऐसा करते करते हमें चेक करते जाना है, जो भी वर्ड्स दिए गए, जो भी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमें जेड तक चेक करना पड़ेगा। अब चार ही वर्ड्स हैं। यहाँ पर मैं बात करूं तो मैंने बी से 2 लिखे, ए से 1 लिखा है, सी से 1 लिखा है। मतलब ए बी सी तीन ही लेटर की बात हो रही है ना। पर जब ऐसे 2 वर्ड या पूरे वर्ड एक ही लेटर से स्टार्ट होते हुए दिखते हैं तो हमारा काम सिर्फ फर्स्ट लेटर पे नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हमें दूसरा लेटर जो होगा उस वर्ड में का, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों दिखता है इसका आंसर। पहले हम चेक करेंगे ए से कोई वर्ड है क्या। देखिए हमें ए से वर्ड दिख रहा है एप्पल, तो ये हम पहले लिख देंगे। ये लिख दिया मैंने एप्पल। अब और कोई वर्ड ऐसे नहीं है। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे बी से वर्ड जो स्टार्ट होगा। अब बी से हमें 2 वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो ऐसे कंडीशन में हमें देखना है उसमें का सेकंड लेटर। सेकंड लेटर है ओ और यहाँ पर सेकंड लेटर ए। क्या पहले आता है? ए पहले आता है ना, तो हम दूसरा वर्ड लिखेंगे बैट। फिर तीसरा वर्ड बन जाएगा बुक। और इसके बाद चौथा वर्ड जो भी है वो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमें मिल गया है। तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे क्या है। तो इसे कहा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये बड़ा आसान है, तो बिल्कुल आपके इसके मार्क्स तो आपको आसान से मिल ही जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगली इंस्ट्रक्शन। फॉर्म 2 प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और पास्ट पार्टिसिपल्स इन विच द लास्ट लेटर इज डबल्ड। दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल ऐसे मैंने 2 चॉइसेस लिखे हैं। एग्जाम में आपको एक ही आती है, एक तो कहा जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर कहा जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। तो हमें क्या करना है, इससे पहले हम ये समझते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है और पास्ट पार्टिसिपल क्या है। तो दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब ऐसा वर्ड जो आईएनजी फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, उसे कहते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है, V3 जो होता है, उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन क्या दी है कि ऐसे 2 प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हमें लिखने हैं कि उनमें जो लास्ट लेटर होगा, मतलब उसके जो V1 की बात करेंगे हम, तो V1 में हमें जो लास्ट लेटर देखने को मिलेगा, उसे जब हम आईएनजी लगाएंगे या उसे हम जब V3 में चेंज करेंगे तो वो जो लास्ट लेटर होगा वो डबल होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसे आसान बना लेते एक एग्जाम्पल के हेल्प से। जैसे एक वर्ड है रन, है ना, ये वर्ब है रन, ये V1 है दोस्तों। अब जब इसका हम प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म लिखेंगे तो हमें कंडीशन क्या कह रही है कि ये जो लास्ट लेटर है ये डबल होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए जब हम रन का V4 मतलब आईएनजी फॉर्म लिखते हैं तो उसमें हम लिखते हैं RUNNING।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लास्ट लेटर एन था, अब ये V4 में क्या बन गया, मतलब आईएनजी फॉर्म में क्या बन गया, डबल। तो इस तरीके से हमें इसका आंसर लिखना है। तो हम आंसर में लिखेंगे रन, रनिंग, ठीक है। दूसरा ही मैं लिख देता हूं सीट, लास्ट लेटर क्या है, टी। अब इसका आईएनजी लगाकर बनेगा सिटिंग, है ना। तो यहाँ पर लास्ट लेटर टी था, अब उसके प्रेजेंट पार्टिसिपल में वो बन गया डबल टी, है ना दोस्तों। तो रन, रनिंग, सीट, सिटिंग, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको आंसर में कोई दो लिखने हैं, मैं कहता हूं कि ये दो ही आप याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। जैसे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखा कि लास्ट लेटर कैसे डबल हो रहा है, वैसे अब हमें पास्ट पार्टिसिपल में भी लिखना है, मतलब V3 में भी हमें लिखना है। देखिए दोस्तों एक वर्ब है सॉल्व, SOV सॉल्व, लास्ट लेटर क्या है, B। अब इसका जब हम V3 लिखेंगे तो ये B डबल होना चाहिए, तो इसका V3 बनता है सॉल्व। देखिए लास्ट लेटर B था, यहाँ पर ये बन गया डबल B, सॉल्व, सॉल्व। वैसे एक आसान मैं लिख देता हूँ रॉब, तो जैसे सॉल्व का बना वैसे रॉब का, रॉब, रॉब। तो ऐसे भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। याद रहे, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाएगा या फिर पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट, गिव न्यू ब्लेंडिंग वर्ड आफ्टर कंबाइनिंग टू वर्ड्स। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ऐसे वर्ड्स दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पर है ब्रेकफास्ट प्लस लंच, स्मोक प्लस फॉग, ये वर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है कि इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाला एक नया वर्ड, उसे ब्लेंडिंग वर्ड कहते हैं, वो हमें लिखना है। तो दोस्तों जब इनको हम जुड़ाते हैं तो इनके जुड़ाने से हमें पहले वर्ड में के कुछ लेटर्स इरेज करने होते हैं, दूसरे वर्ड में के भी कुछ लेटर्स इरेज करने होते हैं। जनरली पहले वर्ड में के एंडिंग के लेटर्स इरेज होते हैं और दूसरे वर्ड में के स्टार्टिंग के लेटर इरेज होते हैं और एक नया वर्ड बनता है और उसे कहा जाता है ब्लेंडिंग वर्ड। तो चलिए दोस्तों इन दोनों के आंसर्स हम देखते हैं एज अ ब्लेंडिंग वर्ड। जैसे ब्रेकफास्ट और लंच, इसमें आंसर लिखते समय पहले दो लेटर और इसके लास्ट के तीन लेटर ये जुड़ाने से हमें वर्ड मिलता है ब्रंच, इसे कहा जाता है ब्लेंडिंग। नेक्स्ट है स्मोक और फॉग, इसमें का SN और इसमें का OG और आंसर बनेगा स्मॉक। तो दोस्तों ये भी आसान होगा पर इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ये डिपेंड करता है कि आप कितने वर्ड्स जानते हो और स्पेशली ऐसे वर्ड्स जानते हो। तो दोस्तों अभी तक हमने देखे हैं ये 6 एक्टिविटीज, इन सभी की एक कॉमन बात है, ये पूरे वोकैबुलरी मतलब वर्ड्स पर ही निर्भर है, पूरे वर्ड से रिलेटेड ही एक्टिविटीज है। मैं आशा करता हूं कि ये सभी आप समझ रहे हैं। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्टिविटी, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, डॉक्टर कलाम सैट कंटेम्पलेटिंग डीपली। अब इस सेंटेंस को हमें पंक्चुएट करना है। हमें क्या करना है दोस्तों, इसे जहां पर कैपिटल लेटर बाय रूल लिखना जरूरी है वो हमें क्या यूज करना है, जहां पॉइंट होगा, फुल स्टॉप होगा, कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा, या सेंटेंस का भी क्वेश्चन है तो एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना, एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना, ये सब ऐड करके हमें उस सेंटेंस को लिखना होता है। चलिए दोस्तों इस सेंटेंस को हम पंक्चुएट कर दें। देखिए डॉक्टर, तो ये एब्रीविएशन है। अब सेंटेंस की स्टार्टिंग में है तो वो कैपिटल लेटर से होना, राइट, मतलब पहला वर्ड में का पहला लेटर कैपिटल होगा। डॉक्टर ये एब्रीविएशन होने की वजह से यहाँ पर हमें पॉइंट देना जरूरी है। कलाम ये प्रॉपर नाउन है तो हमें ये कैपिटल लिखना जरूरी है, डॉक्टर कलाम। आगे सैट, ये वर्ड जैसे कि वैसा है, कंटेम्पलेटिंग, और ये वर्ड भी जैसे कि वैसा है, डीपली। अब दोस्तों इस सेंटेंस की बात करें तो ना ये एक्सक्लेमेशन है, ना ये क्वेश्चन है, ना ये ऑर्डर है, ये स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर आएगा फुल स्टॉप। तो ऐसा हमें इसे पंक्चुएट करके लिखना है। जनरली ऐसे सेंटेंसेस होते हैं या फिर आपको किसी का डायलॉग दिया जाएगा, ही सेड डॉक्टर कलाम सैट कंटेम्पलेटिंग डीपली। अभी जो कहा उस एग्जांपल की बात करें तो हमें वहां पर डबल इनवर्टेड कॉमास भी यूज करना पड़ेगा। याद रहे वो कभी डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है
वो सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है, तो हमें उस रूल के हिसाब से कॉमा, डबल एंडेड कॉमा भी उसमें यूज करना पड़ेगा। अगली इंस्ट्रक्शन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का टाइप पहचानना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेंटेंस का टाइप है, ये हमें मीनिंग के आधार पर जो सेंटेंस के 4 टाइप्स है उनमें से ही हमें यहाँ पर एक सेंटेंस देखने को मिलेगा और वैसा ही आंसर हमें लिखना पड़ेगा। तो वो 4 कौन से हैं? एसएफक्यू सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आपको ऐसी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी और एक सेंटेंस दिया जाएगा जो इनमें से किसी एक टाइप का होगा, जो मैंने अभी 4 बताया। अब मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए चारों के भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं। याद रहे एग्जाम में आपको कोई एक ही सेंटेंस आएगा और उसे एक ही आंसर आपको लिखना है। प्रैक्टिस के लिए हम चारों टाइप के दिख रहे हैं। देखिए पहला है ओपन द डोर। देखिए इस सेंटेंस में हमें फुल स्टॉप दिख रहा है। अब जब फुल स्टॉप एंडिंग में है तो हमें चेक करना है क्या उसकी स्टार्टिंग वर्ब से हो रही है। ओपन द डोर, देखिए ओपन ये वर्ब है और मीनिंग की बात करें तो ये सेंटेंस किसी को कुछ काम बोल रहा है। ओपन द डोर मतलब तुम दरवाजा खोलो, है ना। तो जहां पर हम किसी को कुछ काम बोलते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तो वो सेंटेंस होता है इंपेरेटिव। तो हम इसका आंसर लिखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। दोस्तों याद रहे आपको इंपेरेटिव की स्पेलिंग परफेक्टली आना जरूरी है। दूसरा एग्जांपल विराट स्कोर्ड अ सेंचुरी। देखिए यहाँ पर भी फुल स्टॉप है इसके जैसा। जैसे यहाँ काम बताया है, किसी को काम बोला है, वैसे यहाँ पर है क्या विराट स्कोर्ड अ सेंचुरी। काम नहीं बोला है, किसी की इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन है? विराट की, कि उसने सेंचुरी स्कोर की। मतलब इसमें सब्जेक्ट है, फुल स्टॉप भी है और ये किसी को ऑर्डर नहीं दे रहा है, रिक्वेस्ट भी नहीं है। तो ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस। दोस्तों आप सेंटेंस के टाइप के बारे में अधिक सीखना चाहते हो तो अपने चैनल पर इसका एक सेपरेट वीडियो है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, जरूर देख लेना। नेक्स्ट है हु आर यू। ये बड़ा आसान है दोस्तों। एंडिंग में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क दिखा तो हम उसे लिख देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग याद रहे, मतलब सभी के होना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और नेक्स्ट है हाउ स्मार्ट यू आर। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो ये भी आसान है, जिसे हम लिख देंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए दोस्तों एक कोई सेंटेंस एग्जाम में होगा, ये ऐसा सिंबल के साथ आता है तो बड़ा आसान आंसर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये आता है तो भी आसान है इंट्रोगेटिव। ये दोनों में से एक है तो थोड़ा सा केयरफुली से देख ले कि वर्ब से स्टार्ट हो रहा है या मीनिंग की बात करेंगे तो किसी को ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कमांड है, इनमें से कोई एक है तो हम लिखेंगे इंपेरेटिव। और किसी की इंफॉर्मेशन है जिसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट दिख रहा है तो होगा असर्टिव। आशा करता हूं ये भी आप समझ रहे हैं। स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। देखिए दोस्तों एक सेंटेंस है यहाँ पर। अब इस सेंटेंस की बात करें तो इसमें एरर है, एक मिस्टेक है, उसे हमें ढूंढना है और उसे फिर करेक्ट करके भी हमें लिखना है। उस सेंटेंस में जो भी मिस्टेक होगी वो हम वहां पर सुधार कर उसे दुरुस्त करके उसे हम लिखेंगे। तो जनरली दोस्तों स्पॉट द एरर, ये जो आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है, इसमें जो वर्ब होता है वो गलत फॉर्म में दिया गया होता है, उसका फॉर्म हमें करेक्ट करना होता है। अब स्पॉट द एरर प्रीपोजिशन का भी हो सकता है, स्पेलिंग का भी हो सकता है, पर आपकी बात करें तो वहां पर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस टॉपिक के अनुसार वर्ब में मिस्टेक लिखेंगे। तो देखिए ही रन वेरी फास्ट, तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है रन ये प्रॉपर नहीं है। अब ये क्यों प्रॉपर नहीं है? देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है ही जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है और जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो सिंपल प्रेजेंट में जो भी वर्ब यूज होता है वो यस या ईएस फॉर्म से यूज होता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट कभी है तो फिर हम इसे ही रन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ही रन्स। समझ रहा है? चलो तो इसका आंसर लिखते हैं। पहले हम बात करेंगे एरर की। इस सेंटेंस में एरर कौन सा है? कौन सा एरर? रन। ये जो वर्ड है इसमें एरर है ना। अब इसके आगे हम लिखेंगे करेक्ट सेंटेंस। ऐसा हम यहाँ पर लिख देंगे करेक्ट सेंटेंस। अब करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? ही रन में गलती है तो हम इसे करेक्ट करके लिखेंगे रन। ही रन। मैंने इसे इंप्रूव किया है, तो जो मिस्टेक थी वो मैंने यहाँ पर से निकाल दी, इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया रन। आगे क्या रहा? वेरी फास्ट। ये हमें जैसे के वैसा लिखना है। तो एरर है रन और करेक्ट सेंटेंस है यहाँ पर जो करेक्शन किया है उसे हमने अंडरलाइन कर दिया है। दोस्तों इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने जो एग्जाम्पल दिया है आपको यही एग्जाम में है ऐसा जरूरी नहीं है।
चलिए बढ़ते हैं अगले इंस्ट्रक्शन की तरफ। से वेदर द अंडरलाइन वर्ब इज फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। देखिए एक सेंटेंस है वी प्ले क्रिकेट, इसमें प्ले ये वर्ब है और ये अंडरलाइन कर दिया है, और इंस्ट्रक्शन कह रहे हैं कि ये जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ब है ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट। तो दोस्तों आप फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब से के बारे में डिटेल सीखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी, वो भी आप जरूर देखें। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी ये क्वेश्चन जनरली इस टॉपिक का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों, लिखते हैं इसका आंसर वी प्ले क्रिकेट, प्ले वर्ब है। अब इसे फाइनाइट या नॉन फाइनाइट है ये हमें चेक करना है, तो एक हम आसान से ट्रिक यूज करेंगे कि इसका टेंस हम मन ही मन में चेंज करेंगे। तो मैं आपको समझने के लिए बोल के बताता हूँ। वी प्ले क्रिकेट, देखिए ये V1 है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है। अब इसे बनाते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट क्या बनेगा? वी प्लेड क्रिकेट। प्ले का क्या बन जाएगा? प्लेड, है ना, मतलब उसका V2 फॉर्म आ जाएगा ईडी लगाकर। तो प्ले का फॉर्म बदल रहा है, वर्ब का फॉर्म बदल रहा है, उसकी स्पेलिंग भी बदल रही है। तो जब वर्ब का फॉर्म या उसकी स्पेलिंग टेंस के बदलने से या सब्जेक्ट के बदलने से या सब्जेक्ट के नंबर के बदलने से बदलता है तो उसे कहा जाता है फाइनाइट। आप टेंस याद रखें, बड़ा आसान है। सब्जेक्ट या उसके नंबर से आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आसान सी ट्रिक है। ये हुए सेंटेंस का टेंस बदलो, आपको वो वर्ब बदलते हुए दिखता है, उसकी स्पेलिंग फॉर्म बदल रहा है तो लिख देना वो फाइनाइट वर्ब है। नहीं बदल रहा है तो उसे लिख देना नॉन फाइनाइट है। तो जैसे यहाँ पर ये बदल रहा है तो उसका आंसर लिखेंगे फाइनाइट वर्ब। ये कभी नहीं बदलता तो हमें लिखना पड़ता नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना आसान। पिक आउट द इंफिनिटिव, जिरंड या पार्टिसिपल। एग्जाम में आपको कोई एक के बारे में पूछा जाएगा, एक तो कहेंगे पिक आउट द इंफिनिटिव या पिक आउट द जिरंड या पिक आउट द पार्टिसिपल। तो दोस्तों ये समझने के लिए आपको वो वीडियो देखना जरूरी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो लिंक के थ्रू वो वीडियो जरूर देखिए। तो कोई एक इंस्ट्रक्शन होगी और कोई एक ही सेंटेंस होगा। मैंने समझने के लिए ये यहाँ पर तीनों लिखे हैं और यहाँ पर एग्जाम्पल 4 है, वो क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल, एवरी चाइल्ड इज फ्री टू ग्रो। अब ये सेंटेंस है तो हमें इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी पिक आउट द इंफिनिटिव। तो इंफिनिटिव क्या होता है दोस्तों? टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें सेंटेंस में देखने को मिलता है, उसे कहा जाता है इंफिनिटिव। तो हम क्या करेंगे, इंफिनिटिव जैसे पूछा जाएगा तो हम पहले सेंटेंस में टू देखेंगे और उस टू के बाद वर्ब है देखेंगे। एवरी चाइल्ड इज फ्री टू ग्रो, देखिए यहाँ पर टू है ना। अब टू है तो इसके बाद जो वर्ड दिया गया है ग्रो, क्या ये वर्ब है? V1 है, हाँ है। तो ये दोस्तों बन गया टू ग्रो। तो इसके आंसर में हमें सिर्फ इतना लिखना है टू ग्रो, हो गया। या आप ऐसा लिखते हो इंफिनिटिव डैश टू ग्रो तो भी चलेगा। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा एग्जांपल। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी पिक आउट द जिरंड। अब जिरंड क्या होता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो एज अ नाउन सेंटेंस में यूज होता है। तो ये सेंटेंस उसके लिए दिया गया है। देखिए हमें क्या करना है कि दिए हुए सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म का वर्ड चेक करना है। तो एक ही वर्ड है यहाँ पर, है ना, रीडिंग इज माय हॉबी, इसमें अकेला रीडिंग ये वर्ड जो है वो आईएनजी फॉर्म में। तो ये जो आईएनजी फॉर्म का वर्ब है ये होगा हमारा आंसर एज अ जिरंड। अब किसी सेंटेंस में दो वर्ड देखने को मिल रहे हैं तो वो दोनों भी जिरंड हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है दोनों में से एक है। तो आपका कंफ्यूजन आपको हटाना है तो आप एक काम कर लेना कि उस आईएनजी फॉर्म की जगह पर आप इट रख के उस सेंटेंस को पढ़ लेना। सेंटेंस बनता है तो वो जिरंड है, नहीं बनता है तो नहीं। जैसे रीडिंग इज माय हॉबी, इसमें हम रीडिंग को हटाकर समझो इट लिखते हैं, इट, तो सेंटेंस क्या बनेगा? इट इज माय हॉबी, बन रहा है सेंटेंस, तो ये होगा जिरंड। देखते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपल। अब दोस्तों पार्टिसिपल में भी दो होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, जो हम पहले भी देख चुके हैं, है ना, जहां पर हम पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल के पेयर लिखे एक प्रीवियस क्वेश्चन में, है ना। तो क्या होता है, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात होती है तो हमें आईएनजी फॉर्म का ही वर्ड ढूंढना है, पर वो नाउन के जैसा काम नहीं करेगा। और पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो वहां पर हमें V3 ढूंढना है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल सेंटेंस में एडजेक्टिव का रोल करते हैं, ये भी आपको समझना है। वीडियो जरूर देखिए, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए तीसरा सेंटेंस है ही यूजेस अ स्टोलन पेन। अब ये सेंटेंस एग्जाम में है तो आपको इंस्ट्रक्शन होगी पिक आउट द पार्टिसिपल या पिक आउट द पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। तो हमें क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म इस सेंटेंस में से ढूंढना है। ही यूजेस अ स्टोलन पेन। यूजेस एक वर्ब है
और स्टोलन भी एक वर्ब है दोस्तों। इसमें से V3 कौन सा है? स्टोलन है ना। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे स्टोलन। ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज अ स्विमिंग पूल। इसके लिए भी इंस्ट्रक्शन ऐसी ही होगी, प्रेजेंट पार्ट, एक तो पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसी इंस्ट्रक्शन आती है तो हम आईएनजी का वर्ड ढूंढेंगे, जैसे यहाँ पर एक ही दिख रहा है स्विमिंग, और वो हम लिख देंगे आंसर में। पर दोस्तों कभी इंस्ट्रक्शन ऐसी है सिर्फ पिक आउट द पार्टिसिपल, तो फिर हमें दो चॉइसेस दिमाग में आना, एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक पास्ट। तो दिए हुए सेंटेंस में हम आईएनजी फॉर्म ढूंढेंगे, वो नहीं है तो V3 ढूंढेंगे और वो एज आंसर लिख देंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी आप समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मेक मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द गिवन फ्रेज। एक फ्रेज दी गई है टू लुक आफ्टर। इस फ्रेज को हमें एक सेंटेंस में यूज करना है। टू लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना, है ना, किसी पे ध्यान रखना। तो जो मीनिंग है उस हिसाब से हम आंसर लिखेंगे। हिंदी में होता है ना, दिए हुए वाक्य प्रचार का अपने वाक्य में उपयोग करो, है ना। तो एक वाक्य बनाना पड़ता है आपको, सेंटेंस बनाना पड़ता है, वैसा ही यहाँ पर है टू लुक आफ्टर, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम इसका एक सेंटेंस बनाएंगे। याद रहे ये जो लुक वर्ब है इसका हम फॉर्म बदल सकते हैं, ये टू उसमें से हट भी सकता है। इसका आईएनजी फॉर्म हम लिख सकते हैं, V2 फॉर्म ले सकते हैं, V3 लिख सकते हैं, या उसे टू लुक आफ्टर ऐसा भी हम रख सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसका आंसर। ही लुक्स आफ्टर हिज फैमिली। ही लुक्स आफ्टर हिज फैमिली। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर यूज किया है लुक्स आफ्टर। हमें क्या दिया गया था? टू लुक आफ्टर। तो ये टू हटाकर हम लुक को एस लगाकर लिख रहे हैं तो भी ये चलेगा। इसका मैं V2 लिखता हूँ लुक्ड तो भी चलेगा, आईएनजी फॉर्म भी चलेगा। और टू लुक आफ्टर ऐसा का यूज कर सकते हो, प्रोसेस जो भी इसे वर्ड्स आप यूज करेंगे वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस दे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा है स्टेट बोर्ड इंग्लिश में जो सेक्शन फर्स्ट होता है लैंग्वेज स्टडी, उसमें का क्वेश्चन फर्स्ट ए, उस ए में का भी A1, जिसकी इंस्ट्रक्शन या हेडिंग होती है डू एज डायरेक्टेड, जहां पर हमें ये 4 सॉल्व करने होते हैं 4 मार्क्स के लिए। तो इस टाइटल के नीचे 5 क्वेश्चन जो भी होंगे वो कौन कौन से हैं, तो ऐसे हमने एक्चुअली 11 टाइप क्वेश्चन देखे, इसे हमने सेपरेट करने से ये बन गए हैं 12। तो दोस्तों इन 12 में से ही आपको एग्जाम में कोई 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिनमें से आपको मिनिमम 4 सॉल्व करने होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको सब कुछ समझ चुका है और आप फिर मेरे इस स्टेटमेंट से सहमत होंगे कि आप एनी 4 सॉल्व नहीं करेंगे, टोटल 5 के 5 भी सॉल्व कर लेंगे, आपका एक भी मार्क यहाँ से फिर नहीं जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से अपने ग्रामर को इम्प्रूव कराने के लिए आप अपने इस चैनल से ग्रामर के वीडियोस देखें। ग्रामर 2 ये प्लेलिस्ट है जहाँ पर आपको ग्रामर के सभी टॉपिक से वीडियो देखने को मिलेंगे। ग्रामर शॉर्ट्स ऐसी भी एक प्लेलिस्ट है जहाँ पर ग्रामर के टॉपिक के कुछ शॉर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शॉर्ट्स देख के अपना ग्रामर इम्प्रूव करें। नहीं पता है तो उसे सीख ले, पता है तो उसे इम्प्रूव करें। तो इसी तरीके से ग्रामर सीखने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए बस जुड़े रहे अपने इस चैनल पे। तब तक के लिए